अत्यंत ने देखा कि अभी वो आदमी उस लड़की की गिरफ्त में था, जिसके नाखून लंबे हो गए थे और वो बहुत भयानक लग रही थी। और उस आदमी से लड़की की पकड़ भी ढीली हो गई। उस आदमी ने भी मौके का फायदा उठाया और उस भयानक लड़की की पकड़ से खुद को आजाद कर वहां से भाग निकला। उस आदमी के जाते ही अत्यंत ने गुस्से में उससे कहा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं नित्या। मैं जानता हूँ कि ये जो गांव में जितने भी कांड हो रहे हैं, जो मंडोलिका नहीं कर रही, उन सब के पीछे तुम ही हो। तुम्ही ने चरण और रंजीत को मारा है। ये सुनते ही नित्या जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी चारों तरफ गूंज रही थी और साथ ही आसमान में बिजली भी कड़कने लगी। अत्यंत अभी कुछ समझ पाता कि नित्या हंसते हुए एक पेड़ के पीछे चली गई। ये पेड़ के पीछे तुम क्यों छुप गई? हिम्मत है तो सामना करो मेरा। अत्यंत ने अभी इतना कहा ही था कि तभी बादल गरजा और इसी के साथ नित्या एक अलग ही रूप लेकर पेड़ के पीछे से बाहर आई। ये वही रूप था जिसमें नित्या रोहित से मिला करती थी। जिस तरह से नित्या ने अपना रूप बदला था, उसे देखकर अत्यंत ने कहा, मुझे पता है तुम अलग अलग औरतों के शरीर में प्रवेश करके उन औरतों के अवतार में बेकसूर आदमियों को मार रही हो। ये सुनते ही नित्या के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान दौड़ गई और उसने अत्यंत से कहा, अच्छा तो तुम सब समझ गए मेरे बारे में। तो क्या मैं जान सकती हूँ कि और क्या क्या समझा है तुमने? नित्या की शातिर मुस्कान देखकर अत्यंत का गुस्सा बढ़ रहा था। अत्यंत ने उसे गुस्से में कहा, मुझे ये भी पता चल गया है कि तू इसी रूप में रोहित से मिलती है और उसे अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाती है, और वो बेचारा तुझे एक सीधी लड़की समझता है। अब देख तू नित्या, मैं तेरी क्या हालत करूंगा। अगर मैं रोहित से मिलती भी हूँ तो तुझे क्या परेशानी है अत्यंत? नित्या ने पूछा। इस पर अत्यंत ने नित्या से कहा, क्योंकि तेरे इरादे सही नहीं है नित्या। यूं भोले भाले लोगों को मारना और रोहित को अपनी बातों में फंसाना, तुझे उस हर बात की सजा मिलेगी नित्या। अब तू बचने वाली नहीं है। नित्या के चेहरे पर अभी भी शातिराना मुस्कान थी और उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन बचेगा और कौन नहीं। पहले तू मुझे पकड़ के तो दिखा। वो ये कहकर अत्यंत पर हमला करने ही वाली थी कि अत्यंत नित्या की चुनौती सुनते ही गुस्से से भड़क गया और उसकी आंखें लाल होकर चमकने लगी। उसने अपने झोले में हाथ डालकर कुछ निकालते हुए कहा, इतना घमंड, वो भी तुझ जैसी भूतनी में। देख तेरा एक घमंड आज मैं कैसे चकनाचूर करता हूँ। अत्यंत ने अपने झोले में से एक कांच की शीशी निकाली और उसमें से कुछ जल निकालकर जो ही नित्या के ऊपर दूर से ही छिड़का, वैसे ही नित्या की एक तेज चीख निकल गई। ये क्या किया तुमने? मुझे जलन महसूस क्यों हो रही है? नित्या ने दर्द से चीखते हुए कहा। उसकी इस चीख देखकर अत्यंत मुस्कुरा पड़ा। अभी वो आगे कुछ करता, इससे पहले पलक झपकते ही नित्या वहां से गायब हो गई। अत्यंत का पारा 7वें आसमान पर था और वो गुस्से में उसे पागलों की तरह ढूंढने लगा। और जब नित्या उसे कहीं नहीं मिली तो उसने मन में कहा, लगता है भाग गई डर के वो भूतनी। लेकिन कब तक भागेगी तू मुझसे बचकर? एक ना एक दिन तो मेरे हाथ आएगी ही तू, तब बताऊंगा तुझे मैं। एक अंधेरी रात बीत चुकी थी और सूरज की रोशनी चारों दिशाओं में फैल चुकी थी। लेकिन आज की सुबह अपने साथ सूरज की रोशनी के साथ निशिपुर गांव में बेचैनी और चिंता भी लेकर आई थी। गांव के सबसे बड़े चौराहे पर लोगों की भीड़ जमा थी और सभी के चेहरे पर खौफ और तनाव था। सभी की नजरें बार बार उन खून से सने हुए पैरों के निशानों पर जा रही थी जो निशिपुर की बहुत सी गलियों में मिले थे। तभी गांव के मुखिया ने एक बुजुर्ग आदमी से उदास होते हुए कहा, समझ नहीं आ रहा काका, अब क्या करे इस मंडोलिका का? पहले तो हर पूर्णमासी की रात को सिर्फ एक ही आदमी को मारती थी, लेकिन अब तो ये उस हवेली से बाहर आ गई है। न जाने अब कितना कह ढाएगी हम गांव वालों पर। सभी के चेहरों का रंग उड़ा हुआ था और सभी बहुत ध्यान से उन पैरों के निशानों को ही देख रहे थे। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि तभी एक सिद्ध पुरुष वहां आए और उन्होंने कहा,
चिंता मत करो तुम सब, मैंने उस मंडोलिका का उपाय निकाल लिया है। ये सुनते ही सभी एक साथ उन सिद्ध पुरुष की तरफ देखने लगे और वो अपनी गहरी और बड़ी बड़ी आंखों में आत्मविश्वास लिए हुए उस भीड़ को चीरते हुए उन सबके बीचों बीच आ गए। उन्हें देखकर सभी गांव वालों के चेहरे पर एक उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी और गांव के मुखिया ने उन्हें प्रणाम करके पूछा, तो फिर देर किस बात की बाबा, जो भी उपाय है आप जल्द से जल्द कीजिए ना। बाबा ने अपने कुर्ते की जेब में से एक लाल रंग का बड़ा सा रेशमी रुमाल निकाला और उसमें जितना भी सिंदूर था वो एक मिट्टी के बर्तन में उड़ेल दिया। उसके बाद एक अभिमंत्रित जल निकालकर सिंदूर में मिलाते हुए कहा, ये सिंदूर और जो जल इस सिंदूर में मैंने मिलाया है वो मेरी सालों की तपस्या का फल है जो मुझे मेरे गुरु से प्राप्त हुआ है, और ये जिस घर के द्वार पर बस एक बार लग गया उस घर में मंडोलिका कभी नहीं आ सकेगी। इसके बाद पापा ने अपने एक शिष्य और गांव के कुछ लोगों की मदद से गांव के हर द्वार पर उस सिंदूर से एक निशान बना दिया और साथ ही हर दरवाजे की कुंडी में एक काला धागा भी बांध दिया। इस उपाय को करने में पापा को काफी समय लगा, लेकिन उपाय होने के बाद सभी गांव वालों ने अब राहत की सांस ली। लेकिन तभी सिद्ध पुरुष ने कहा, मेरी एक बात का आप सभी को खास ख्याल रखना होगा। जी बताइए बाबा, कौन सी बात का? गांव के मुखिया ने उनसे पूछा। मेरे इस उपाय से हर घर तो सुरक्षित हो गया है, लेकिन घर से बाहर कोई भी सुरक्षित नहीं है। इसीलिए रात के समय कोई भी पुरुष या तो घर से बाहर ही ना जाए, और अगर जाना जरूरी हो तो अकेले न जाकर अपने साथ किसी को ले जाए। सिद्ध पुरुष ने सभी को समझाते हुए कहा। इस पर सभी गांव वालों ने एक साथ हाँ में सिर हिला दिया और इससे पहले कि कोई कुछ भी बोल पाता, एक भारी सी आवाज वहाँ चारों तरफ गूंज गई। क्या हो रहा है ये सब? वो भी इंस्पेक्टर वीरेन के इलाके में। इस आवाज के गूंजते ही सभी गांव वालों ने एक साथ उसी दिशा में देखा जिस दिशा से आवाज आई थी। वहाँ से एक लंबा चौड़ा आदमी पुलिस की वर्दी पहने हुए तेजी से उन सभी के बीच में पहुँच गया। इससे पहले कि कोई कुछ बोल पाता, उस पुलिस इंस्पेक्टर ने काफी अकड़ते हुए पूछा, ये इतनी भीड़ क्यों जमा है यहाँ पर? कोई तमाशा चल रहा है क्या? जब देखो इस गांव से मर्डर की खबर आती रहती है, आखिर चलता क्या इस गांव में? उस इंस्पेक्टर की अकड़ देखकर गांव वालों की बोलती बंद हो गई और तभी पुरोहित जी हिम्मत करके आगे आए और उन्होंने कहा, साहब कुछ भी नहीं, हम सब तो बस कुछ प्रक्रिया कर रहे थे ताकि गांव में किसी को बुरी नजर न लगे, बस और कुछ नहीं। इस पर इंस्पेक्टर वीरेन ने कुछ भी नहीं कहा और पुरोहित को ध्यान से देखते हुए उनकी बात सुनने लगे। पुरोहित ने इंस्पेक्टर से कहा, साहब लगता है आप नए आए हैं यहाँ, इसीलिए आप हमारी बात नहीं समझ पाएंगे। पुरोहित की ये बात सुनते ही इंस्पेक्टर वीरेन बिल्कुल उसके पास आकर खड़ा हो गया और अपना काला चश्मा उतारते हुए बोला, देखो ऐसा है कि हम यहाँ नए आए हैं जरूर, पर इतने भी बेवकूफ नहीं जो पता ही नहीं चलेगा कि इस गांव में क्या हो रहा है। और अगर आप सब ऐसा ही मानते हैं तो फिर थाने आ जाइए और सारी प्रक्रिया वहीं समझा दीजिए, तब शायद कुछ समझ आ जाए, क्या समझे? इंस्पेक्टर वीरेन की बातें सुनकर पुरोहित जी को घबराहट होने लगी और उन्होंने लड़खड़ाती हुई जुबान में कहा, मैं घबराहट की वजह से वो कुछ बोल ही नहीं पाए और इंस्पेक्टर वीरेन ने बीच में ही उनकी बात काटते हुए कहा, हमें लगता है कि आपको आराम की जरूरत है, तो जाइए आप घर जाइए और ये प्रक्रिया कल कर लीजिएगा। वैसे भी बुढ़ापे में इंसान को चारों तरफ भूत चुड़ैल ही नजर आते हैं। अभी इंस्पेक्टर वीरेन पुरोहित से बात कर ही रहे थे कि तभी उनकी नजर नीचे सड़क पर खून से बने हुए पैरों के निशान पर चली गई। वो गौर से एक एक निशान देखने लगा और फिर सभी गांव वालों से पूछताछ करने लगा। पूछताछ करते करते उसकी नजर वहीं पर खड़े रोहित पर गई। वीरेन ने रोहित को गौर से देखते हुए उसके पास आकर पूछा, कौन हो तुम और तुम इसी गांव से हो या कहीं बाहर से आए हो? शक्ल से तो कुछ जाने पहचाने से लगते हो। इंस्पेक्टर वीरेन ने रोहित को शक की निगाहों से देखते हुए एक साथ कई सवाल पूछ लिए
और इतने सवाल एक साथ सुनकर रोहित पूरी तरह घबरा गया और उसकी धड़कनें भी तेज चलने लगी। उसने मन में सोचा, कहीं इंस्पेक्टर ने मुझे पहचान तो नहीं लिया। खुद को बाहर से नॉर्मल दिखाते हुए रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, सर मेरा नाम रोहित है। अभी रोहित इतना ही कह पाया था कि तभी गांव के मुखिया ने इंस्पेक्टर वीरेन को बुलाते हुए कहा, अरे साहब आइए यहाँ बैठिए, आपके लिए स्पेशल गर्मा गर्म केसर वाला दूध और जलेबी मंगवाई है हलवाई की दुकान से। इंस्पेक्टर वीरेन ने जैसे ही दूध और जलेबी का नाम सुना, उसने मुखिया से कहा, मुखिया जी ऐसा है कि फोकट का हम खाते नहीं और जो कोशिश करते हैं हमें खिलाने की, फिर हम उनका ऐसा हाल करते हैं कि खुद भी कुछ नहीं खा पाते, क्या समझे? ये सब सुन गांव वाले एकदम खामोश हो गए। इतने में वीरेन ने कहा, और हाँ एक बात का ध्यान रखना तुम सब, हम कोई पहले वाले इंस्पेक्टर की तरह नहीं है जो तुम लोगों की बनाई हुई भूत प्रेत की मनगढ़ंत बातों से डर जाएंगे। और अगर आज के बाद इस गांव में कुछ भी कांड हुआ ना तो तबीयत से कार्रवाई करेंगे तुम लोगों की, क्या समझे? कहते हुए इंस्पेक्टर वहाँ से चला गया। उसके जाते ही सारे लोग आपस में उस इंस्पेक्टर की चर्चा करने लगे। उसी समय भीड़ में खड़े रोहित का किसी ने कसकर हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए भीड़ से बाहर ले गया। रोहित ने देखा वो कोई और नहीं बल्कि मायरा थी। मायरा को देखकर रोहित ने हैरानी से पूछा, मायरा ये कौन सा तरीका था मुझे यहाँ खींच कर लाने का? इस पर मायरा ने मुंह बनाते हुए कहा, तो और क्या करती मैं रोहित, तुम ये भी भूल गए कि हमें आज उस अत्यंत जी के पास जाना था, याद है ना या भूल गए? हाँ बिल्कुल याद है, लेकिन हम जाएंगे कैसे? रात को इतनी दूर से पैदल ही आना पड़ा था, रोहित ने मायरा से पूछा। इस पर मायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, काशवी के पापा ने सुबह ही किसी को भेजकर स्कूटी ठीक करवाकर मंगवा ली थी, तो चलो उसी पर चलते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। ये कहकर वो रोहित के साथ स्कूटी के पास पहुंच गई और उसने स्टार्ट करते हुए कहा, चलो आओ बैठो मेरे पीछे। रोहित को पहली बार किसी लड़की के पीछे स्कूटी पर बैठना अजीब लग रहा था, लेकिन फिर भी वो मना नहीं कर सका और दोनों एक साथ स्कूटी पर बैठकर वहीं शमशान घाट पहुंच गए। और काफी देर तक ढूंढने के बाद आखिरकार उन्हें अत्यंत एक पेड़ के नीचे आसन लगाए हुए मिल गया। अत्यंत ने जैसे ही उन दोनों को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान खिल गई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, आओ आखिरकार तुम दोनों आ ही गए मेरे पास। दोनों हैरान होकर उसे देखने लगे और फिर अत्यंत के पास जाकर बैठ गए। रोहित ने अत्यंत से पूछा, आप प्लीज हमें बताइए ना कि दुशाना कौन था और इससे हम दोनों का क्या रिश्ता था? इस पर अत्यंत ने तेज आवाज में कहा, बहुत पुराना रिश्ता है तुम दोनों का उस आदमी से, लेकिन जो मैं बताऊंगा क्या उस पर विश्वास करोगे तुम दोनों? क्या मानोगे पिछले जन्म की बातों को? एक पल के लिए रोहित और मायरा कंफ्यूज्ड होकर एक दूसरे को देखने लगे और फिर रोहित ने कहा, पहले आप बताइए तो हमें, अगर भरोसा करने लायक बात हुई तो जरूर करेंगे। तो ठीक है सुनो, तुम और मायरा ही पिछले जन्म में विजय और जया थे और दुशाना ने जब जया की खूबसूरती को देखा तो बस देखता ही रह गया और उसने हर हाल में जया को पाने का फैसला कर लिया। अत्यंत ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। खुद अपनी ही पिछले जन्म की कहानी सुनकर रोहित और मायरा चौंक गए और तभी मायरा ने अत्यंत से कहा, आगे बताइए ना, फिर उसके बाद क्या हुआ? अत्यंत ने आगे की कहानी सुनाते हुए कहा, लेकिन जया ने कभी दुशाना का प्यार स्वीकार नहीं किया क्योंकि वो सिर्फ विजय को चाहती थी। इसीलिए दुशाना ने जया को हासिल करने के लिए काली विद्याओं का सहारा लिया। और क्या तुम जानना चाहते हो रोहित कि उसमें उसका साथ किसने दिया? रोहित ने उत्साहित होते हुए पूछा। हाँ बिल्कुल, मैं जानना चाहता हूँ, किसने साथ दिया दुशाना का? रोहित की इस बात पर अत्यंत ने कहा, उसका साथ देने वाली कोई और नहीं बल्कि वो दुष्ट है जो तुम्हारे सपनों में आती है। कौन? वो मंडोलिका? आप उस मंडोलिका चुड़ैल की बात कर रहे हैं? रोहित ने बीच में ही बात काटते हुए पूछा।
नहीं रोहित, मैं मंडोलिका की नहीं बल्कि उसकी बात कर रहा हूँ जिसने तुम्हारे सपनों में चरण सिंह और रंजीत को हाईवे पर मारा था, लेकिन फिर उनकी लाश असलियत में भी मिली, अत्यंत ने बताया। रोहित ने जैसे ही अत्यंत से उन सपनों और उस लड़की के बारे में सुना तो वो हैरान हो गया और उसने अत्यंत से पूछा, अगर वो मंडोलिका नहीं है तो फिर कौन है? बताइए ना, और वो क्यों निर्दोष लोगों की जान ले रही है? इस पर अत्यंत ने रोहित से कहा, अगर तुम उस लड़की के बारे में जानना ही चाहते हो तो सुनो, वो कोई और नहीं बल्कि वही है जिसने तुम्हें वो खंजर दिया था, और वो कोई जिंदा लड़की नहीं बल्कि एक भूतनी है जो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। हाँ, मैं नित्या की ही बात कर रहा हूँ। रोहित ने जैसे ही अत्यंत से नित्या के बारे में सुना तो वो हैरान हो गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी और नित्या के साथ बिताया हुआ एक एक लम्हा उसके जहन में घूम गया। रोहित ने जैसे ही अत्यंत की बात सुनी कि वो लड़की जिसने उससे मंडोलिका को मारने के लिए उसे खंजर बनवाया था वो नित्या भूतनी है, तो वो बुरी तरह से हैरान हो गया। उसके दिल की धड़कनें काफी तेज चलने लगी और वो पूरी तरह से पसीने से भीग गया। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? रोहित के सवाल सुनकर अत्यंत ने उसे समझाते हुए कहा, यही सत्य है रोहित, और तुम्हें आज नहीं तो कल इस बात पर यकीन करना ही होगा। लेकिन रोहित अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा था और उसने अत्यंत से कहा, नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा आपकी बात पर। आप झूठ बोल रहे हैं। मैं खुद कितनी बार मिल चुका हूँ उससे। रोहित अभी इतना ही कह पाया था कि अचानक से वो खुद ही चौंक गया और फिर नित्या के साथ हुई मुलाकातों के बारे में सोचने लगा। अत्यंत ने भी उसके मन की स्थिति भांप ली और फिर पूछा, क्या हुआ? क्या सोचने लगे तुम? अच्छा ये बताओ कि क्या वो किसी और से मिली है तुम्हारे अलावा? अत्यंत के सवालों से रोहित की घबराहट बढ़ने लगी और उसने थोड़ा सोचते हुए ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, कभी नहीं मिली, और अगर कोई उसकी तरफ आता भी है तो वो गायब हो जाती है। अभी भी तुम्हें यकीन दिलाना पड़ेगा क्या रोहित? क्या तुम्हें खुद अंदाजा नहीं हुआ? अत्यंत ने रोहित से पूछा। अत्यंत की बात सुनकर रोहित हैरान हो गया और नित्या के साथ बिताए हुए सभी पलों को बारीकी से सोचने लगा। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था और साथ ही बहुत बेचैन भी था। वहीं उसके साथ बैठी हुई मायरा उसकी और अत्यंत की बातें बहुत ध्यान से सुन रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी। उन दोनों की बातें ध्यान से सुनते हुए मायरा सोचने लगी, पता नहीं ये दोनों ये सब क्या बोल रहे हैं? कौन है ये नित्या? जो पूछने हम आए थे उस बारे में कोई बात कर ही नहीं रहा। मायरा को रोहित पर गुस्सा आने लगा और उसने रोहित से कहा, रोहित, मुझे तुम दोनों की बातें ना तो समझ आ रही हैं और ना ही मेरे पास इन अजीब बातों को समझने का टाइम है, इसीलिए मैं घर जा रही हूँ। इससे पहले कि रोहित कुछ कहता, मायरा झट से उठी और वहां से जाने लगी। तभी अत्यंत ने मायरा को आवाज देते हुए कहा, अगर कोई दुशाना को हमेशा के लिए रोक सकता है तो वो सिर्फ तुम हो जया। ये सुन वो 1 मिनट रुकी और बोली, मैं जया नहीं मायरा हूँ, और फिर वो तुरंत वहां से चली गई। अत्यंत और रोहित उसे दूर तक जाते हुए बस देखते ही रह गए। इस वक्त रोहित को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच है और क्या झूठ, इसीलिए उसने अत्यंत से पूछा, लेकिन एक बात तो बताइए आप। इस पर अत्यंत ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ पूछो रोहित, बेशक पूछो। आप इतना सब कैसे जानते हैं? मतलब आपको हमारे पिछले जन्म के बारे में भी सब कुछ पता है, पर कैसे? रोहित ने अत्यंत से पूछा। ये सुनकर अत्यंत ने उल्टा सवाल करते हुए पूछा, क्या तुमने अश्वत्थामा के बारे में सुना है कभी? कौन, वो महाभारत वाले? रोहित ने कहा, हाँ वही।
कहते हैं कि वो आज भी जिंदा हैं और महाभारत काल से ही भटक रहे हैं, अत्यंत ने बताया। तभी रोहित ने अत्यंत को बीच में ही टोकते हुए कहा, लेकिन अश्वत्थामा का इस बात से क्या कनेक्शन है? रोहित के इस सवाल पर अत्यंत के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई और उसने रोहित से कहा, जिस तरह से महाभारत काल से अभी तक अश्वत्थामा भटक रहे हैं, उसी तरह से जया और मैं भी भटक रहा हूँ, क्योंकि मेरा कोई काम ऐसा है जो अधूरा रह गया है और जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाता मुझे भी अश्वत्थामा की तरह ही भटकते रहना पड़ेगा। ये बात सुनकर रोहित हैरान हो गया और उसने अत्यंत को घूरते हुए कहा, कैसी अजीब अजीब बातें कर रहे हैं आप। पहले एक अच्छी खासी लड़की को भूतनी बना दिया और अब कह रहे हैं कि मैं खुद भटक रहा हूँ। या तो आप पागल हैं या फिर मुझे बना रहे हैं। अत्यंत रोहित की बातें सुनकर मुस्कुराने लगा और बोला, अरे तुम मेरे बारे में छोड़ो, मैं तो बस यूं ही मजाक कर रहा था। रोहित ने अत्यंत के चेहरे के हाव भाव को ध्यान से देखते हुए कहा, क्या सच में आप मजाक ही कर रहे थे ना? अत्यंत ने महसूस किया कि रोहित उसके चेहरे को बेहद ध्यान से देखकर पढ़ने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए उसने हंसते हुए कहा, हाँ, मैं भी कभी कभी माहौल को अच्छा करने के लिए ऐसी अजीब अजीब बातें बोल देता हूँ, फिक्र मत करो। इसके बाद उसने गंभीर होते हुए कहा, लेकिन रोहित, मेरी एक बात ध्यान से सुनो। मैंने नित्या के बारे में सब सच बोला है, वो मजाक नहीं है और मैं तुम्हें जल्द ही यकीन दिला दूंगा कि वो नित्या जो तुम्हें एक इंसान लगती है, वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूतनी है। इससे पहले कि रोहित कुछ और जान पाता, अत्यंत अचानक ही खड़ा हो गया और बोला, अभी मुझे जाना होगा। कहते हुए अत्यंत तेजी से चला गया। लेकिन रोहित के दिमाग में अभी भी बहुत से सवाल थे और वो सोचने लगा, यह अत्यंत जो कह रहा था, क्या वो सच हो सकता है या फिर वो झूठ बोल रहा था? लेकिन उसके चेहरे को देखकर तो नहीं लगा कि वो झूठ बोल रहा हो। क्या वो सच में सालों से भटक रहा है? एक तरफ रोहित अत्यंत को लेकर परेशान था, तो वहीं दूसरी तरफ थाने में इंस्पेक्टर वीरेन ने निशिपुर गांव से काफी लोगों को बुलाया हुआ था और वो बहुत सीरियस होकर पूछताछ कर रहा था। जिस किसी से भी पूछताछ करता हूँ वही घिसा पिटा जवाब मिलता है कि हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। ऐसा लगता है जैसे पूरा का पूरा गांव ही मिला हुआ है। वीरेन ने चिल्लाते हुए कहा, अरे आप भी ये लोग से क्या पूछ रहे हैं? असली हिम्मत वाला मर्द तो यहाँ है। तभी वहां पर एक आवाज आई। इंस्पेक्टर ने जब दरवाजे की तरफ देखा तो वहां एक आदमी धोती कुर्ता पहने और काला चश्मा लगाए खड़ा था। तुम कौन हो बे? कौन से ड्रामा कंपनी से भाग कर आए हो? इंस्पेक्टर ने अपनी आंखों से चश्मा उतारते हुए कहा, हम गांव के सबसे सुलझे हुए आदमी हैं। नाम है विद्रोही, पर गांव वाले विद्रोही चच्चा कहकर बुलाते हैं। उस आदमी ने अपना नाम बताते हुए कहा, देखो ऐसा है, तुम कोई भी हो हमें मतलब नहीं, बस हमें सच जानना है। और तुम हमें ये बताओ कि गांव में जो ये आए दिन मर्डर होते रहते हैं, इसके पीछे किस गिरोह का हाथ है? और इंस्पेक्टर अभी आगे कुछ कह पाता, इतने में विद्रोही चाचा ने कहा, अरे गिरोह काहे का होगा साहब, पूरा गांव जानता है, खून मंडोलिका चुड़ैल कर रही है। चुप, एकदम चुप। फिर से वही मंडोलिका। अरे तुम लोग पागल हो क्या? इंस्पेक्टर ने कहा। उसके कहते ही विद्रोही चाचा ने कहा, आपको पता नहीं, मगर हर महान आदमी को सब शुरुआत में पागल ही कहते हैं। अगर तुम एक भी शब्द बोले तो मार मार के उल्टा लटका देंगे हम। अभी हमें कत्लों के बारे में जानना है, ये सब नहीं। अरे मंडोलिका है कौन? क्या किसी गिरोह की सरगना है? विद्रोही को इंस्पेक्टर वीरेन की बात पर हंसी आ गई और उसने कहा, सरगना, वो भी मंडोलिका? कितने मजाकिया हैं आप भी साहब। जो भी उस चुड़ैल के नजदीक जाता है सीधा स्वर्ग लोक में जागता है।
इस पर इंस्पेक्टर वीरेन ने हैरान होते हुए पूछा, अच्छा तो इतनी खतरनाक है मोहतरमा, ऐसे ये कहाँ मिल सकती हैं? वैसे तो वो अपनी हवेली में रहती है और वहीं शिकार करती है, लेकिन अब तो हवेली से बाहर भी वो मर्दों को मारने लगी है। पता नहीं आगे क्या होगा, विद्रोही चाचा ने बताया। उसकी इस बात को सुनकर इंस्पेक्टर वीरेन ने विद्रोही से कहा, जब आप सब उसको जानते हैं तो कोई उसके खिलाफ कुछ बोलता क्यों नहीं? ये सुनते ही विद्रोही खिलखिलाकर हंसने लगा और उसने कहा, क्या आप भी बात बात पर मजाक करते हो? अबे हम तुम्हारी भौजाई नहीं हैं जो मजाक कर रहे हैं। जितना पूछ रहे हैं शांति से बताओ, इंस्पेक्टर वीरेन ने धमकाते हुए कहा। इसके बाद ही विद्रोही ने कहा, साहब एक बात याद रखिएगा, अगर आपकी घरवाली से झगड़ा हो जाए तो आप उसके खिलाफ मुंह खोल सकते हैं, लेकिन ये मंडोले का उससे भी टॉप लेवल की है, इसलिए भलाई इसी में है कि जो जैसा चल रहा है चलने दीजिए। ये सुनते ही इंस्पेक्टर का माथा ठनक गया और उसे गुस्सा आने लगा। इससे पहले कि विद्रोही कुछ और बताता, इंस्पेक्टर ने चिल्लाते हुए कहा, तेल लेने गई तुम्हारी ये मंडोले का चुड़ैल, अगर आज के बाद तुम यहाँ इन चुड़ैलों की कहानियां सुनाने आए तो उसी समय तुम्हें जेल में बंद कर देंगे और ऐसी ऐसी धारा ठोकेंगे कि समझ नहीं पाओगे कि इंसान हो या कांटी। भाग यहाँ से। इससे पहले कि इंस्पेक्टर कुछ और कहता, विद्रोही चाचा तेजी से दौड़ गया और इंस्पेक्टर सोचने लगा, पता नहीं कहां से आ जाते हैं टाइम वेस्ट करने हमारा। एक तरफ इंस्पेक्टर वीरेन का दिमाग खराब हो चुका था तो दूसरी तरफ मायरा स्कूटी पर घर जा रही थी। तभी उसे एक औरत की आवाज आई, अरे देखो देखो डायन जा रही है। डायन शब्द सुनते ही मायरा चौंक गई और स्कूटी रोककर सीधे उस औरत के पास गई जिसने उसके लिए डायन शब्द का इस्तेमाल किया था। मायरा ने देखा कि वो एक अधेड़ उम्र की औरत थी जिसके साथ एक छोटा बच्चा भी था और शायद वो औरत उस बच्चे को ही बता रही थी कि स्कूटी पर जो जा रही है वो एक डायन है। मायरा ने उस औरत से पूछा, एक्सक्यूज मी आंटी जी, क्या आप मुझे ही डायन कह रही थी? इस पर उस औरत ने अकड़ते हुए कहा, हाँ मैं तुझे ही डायन कह रही थी, कोई दिक्कत? उस औरत की अकड़ देखकर मायरा हैरान हो गई और उसने गुस्से में कहा, अजीब बेशर्म किस्म की औरत है आप, एक तो मुझे डायन कहकर पुकारती हैं और ऊपर से मुझे ही घूर रही हैं। कम से कम थोड़ी तो शर्मिंदगी रखिए चेहरे पर। ये सुन वो औरत पहले से भी ज्यादा भड़क गई और उसने गुस्से में कहा, शर्मिंदगी? कैसी शर्मिंदगी? एक डायन को डायन नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे? कोई दूसरा तुझे जाने या ना जाने, लेकिन मैं अच्छे से जानती हूँ कि तू ही डायन है। ये सब बातें सुनकर मायरा का गुस्सा और भी बढ़ने लगा और उसने कहा, देखिए, अभी वो इतना ही कह पाई थी कि वहाँ एक भयानक सा लेकिन पतले दुबले शरीर वाला एक आदमी आया और उसने मायरा की बात बीच में ही काटते हुए कहा, खबरदार जो मेरी माँ से जुबान लड़ाई। मायरा और बहस में नहीं पड़ना चाहती थी और दूसरा उस भयानक से आदमी को देखकर वो पूरी तरह से डर गई। इसीलिए वो सीधे अपनी स्कूटी पर जाकर बैठी और उसने स्कूटी स्टार्ट करते हुए कहा, तुम जैसे बदतमीजों से तो बहस करना ही बेकार है। इससे पहले कि वो दोनों कुछ कहते, मायरा ने तेजी से स्कूटी दौड़ाई और सीधे काशवी के घर चली गई। घर जाते ही उसने स्कूटी खड़ी की और तेजी से अपने रूम में दौड़ गई। काशवी जो बाहर आंगन में ही खड़ी बहुत देर से उसका इंतजार कर रही थी, उसने पीछे से मायरा को कई बार आवाज भी लगाई, लेकिन मायरा इतनी तेजी से अंदर गई कि चाहकर भी उसे ध्यान नहीं रहा। काशवी ने हैरान होते हुए मन में सोचा, ये मायरा को क्या हो गया? मेरी आवाज भी नहीं सुनी और काफी गुस्से में भी लग रही थी। जाकर देखती हूँ। ये सोचते हुए वो सीधे कमरे में गई जहाँ पर मायरा बेड पर लेटी हुई छत की तरफ देख रही थी। मायरा इस वक्त मन ही मन में सोच रही थी, उस दिन भी मुझे धुनर गांव में उस औरत ने डायन कहकर बुलाया था और अब आज इस औरत ने भी डायन कहकर बुलाया, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि उन दोनों औरतों ने मुझे डायन कहकर क्यों बुलाया, जबकि मैं इस गांव में पहली बार आई हूँ। और तो और
कितनी नफरत भरी थी उन दोनों औरतों की आंखों में मेरे लिए। कुछ तो सहन भी नहीं हो रही थी। अरे दुशाना, वो कौन था? वो सब जो शमशान घाट में हुआ वो मेरा भ्रम था या सच? और वो अत्यंत क्या कह रहा था? पिछले जन्म में मैं जया थी और रोहित विजय। क्या बकवास कर रहा था वो? जब से इस गांव में आई हूं कुछ ना कुछ अजीब घटता रहता है मेरे साथ। मायरा के दिमाग में सारे सवाल चल रहे थे कि तभी काशवी ने कहा, क्या हुआ मायरा, किस सोच में डूबी हुई हो? तुम ठीक तो हो ना? मायरा काशवी की आवाज सुनते ही उठकर बैठ गई और उसने खुद को नॉर्मल करते हुए कहा, हाँ काशवी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो बस जरा थक गई थी। काशवी ने मायरा से कहा, चल अब थकान बाद में उतारना, अभी उठकर रेडी हो जाओ, हमें मिताली ने बुलाया है। ये सुनते ही मायरा ने परेशान होते हुए कहा, नहीं यार, मुझे नहीं जाना, तुम चली जाओ, मेरा कुछ मूड ठीक नहीं है और मैं बस सोना चाहती हूँ अब। पर काशवी ने जिद करते हुए कहा, देखो मायरा, जल्दी से उठकर रेडी हो जाओ और जब वहां जाओगी तो मूड अपने आप ठीक हो जाएगा। चलो अब जल्दी करो। मायरा को न चाहते हुए भी उठकर रेडी होना पड़ा। आज पहली बार हल्के पीले रंग की सलवार कमीज में मायरा का रूप कुछ ज्यादा ही निखर रहा था। रेडी होते ही काशवी और मायरा फिर एक साथ निकल गए मिताली के घर जाने के लिए। उधर दूसरी तरफ अत्यंत अकेले झाड़ियों के पास से अपने विचारों में खोया हुआ जा रहा था कि तभी उसकी नजर झाड़ियों में अटके हुए एक हरे रंग के दुपट्टे पर गई। अत्यंत ने दुपट्टे को देखा और मन में सोचने लगा, ये झाड़ियों में किसका दुपट्टा पड़ा हुआ है? जाकर देखता हूँ, कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं है। ये सोचकर अत्यंत तेजी से उस तरफ गया जिस दिशा में दुपट्टा पड़ा हुआ था और वो जैसे ही उस दुपट्टे के पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक औरत बेसुध सी झाड़ियों के बीच जमीन पर पड़ी हुई थी। अत्यंत उस औरत के पास जाकर बैठ गया और जैसे ही उसकी नब्ज चेक करने के लिए उसकी कलाई अपने हाथ में ली तो चौंकते हुए कहा, ये क्या? इस औरत का शरीर तो बर्फ की तरह ठंडा पड़ा हुआ है, जैसे किसी मुर्दे का होता है। आखिर कौन हो सकती है ये, और यहाँ इस तरह से? अभी अत्यंत ये सब सोच ही रहा था कि उसने उस औरत के शरीर को अपनी तरफ पलटा और देखा तो ये वही थी, नित्या, जो उसे पिछली रात मिली थी इस शरीर में और उस शक्ल में जिसमें वो रोहित से मिलती है। ये देख अत्यंत को अचानक ही ख्याल आया, अगर नित्या इस शरीर में नहीं है तो फिर वो कहाँ है? क्या उसने मुझसे मिलने के बाद ये शरीर छोड़ दिया हमेशा के लिए? नहीं, अगर ऐसा हुआ तो मैं उसे पकड़ नहीं पाऊंगा। तभी उसकी नजर उसके पैरों पर गई। उसने अभी भी वो मोर डिजाइन वाली पायल पहन रखी थी जिसका घुंघरू थोड़ा टूटा हुआ था। ये देख उसने मन ही मन बोला, ये उसकी बेहद प्यारी पायल है। अगर पायल इसी शरीर में है मतलब नित्या अभी तक इस शरीर से बंधी हुई है और उसे इसमें वापस आना ही पड़ेगा। और इसका एक ही मतलब हो सकता है, वो ये कि वो कुछ बहुत बड़ा करने की सोच रही है। ये सोचते ही अत्यंत को घबराहट होने लगी और उसने खुद से ही कहा, मुझे जल्द से जल्द रोहित को इस बारे में बताना होगा और उसे नित्या की सच्चाई पर विश्वास भी दिलाना होगा कि वो कोई लड़की नहीं बल्कि एक भूतनी है। मायरा और काशवी एक साथ बातें करते हुए मिताली से मिलने जा ही रहे थे कि तभी उन्हें मिताली उनको आइसक्रीम के ठेले के पास खड़ी दिखाई पड़ी। उनको देखते ही मिताली ने आवाज लगाई, काशवी, मायरा, इधर, यहाँ पर आओ। मिताली की आवाज सुनते ही दोनों उसके पास गईं। उन तीनों ने अपने अपने पसंद के फ्लेवर की आइसक्रीम ली। वो तीनों अभी आइसक्रीम खा ही रहे थे कि इतने में सचिन उन्हें दूर से आता हुआ दिखाई दे गया। सचिन ने उनको देख लिया था। सचिन झट से दौड़कर उनके पास आया और एक्साइटेड होकर बोला, अरे तुम तीनों और यहाँ वो भी आइसक्रीम खाने? इस पर मिताली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने यहाँ मायरा को निशिपुर की स्पेशल आइसक्रीम खिलाने के लिए बुलाया था, लेकिन तुम यहाँ कैसे सचिन?
सचिन ने आइसक्रीम का नाम सुनते ही ठिठुरने का नाटक करते हुए कहा, अरे बाप रे, आइसक्रीम, वो भी इतनी सर्दी में। मौसम कोई सा भी हो, लेकिन आइसक्रीम खाने का अपना एक अलग ही मजा है। काशवी ने तपाक से जवाब दिया और एक आइसक्रीम सचिन के लिए भी लगवा दी। इसके बाद तीनों एक साथ बातें करते हुए आइसक्रीम खाने लगे। काशवी के हाथ से आइसक्रीम लेकर जैसे ही सचिन ने खाई, उसने एकदम से शरारती अंदाज में कहा, आइसक्रीम इतनी तीखी क्यों लग रही है? ये सुन काशवी हंस पड़ी। भूल गए, मेरे पापा हरी मिर्च की खेती करते हैं ना, इसीलिए। ये सुन चारों हंसने लगे। तभी सचिन को रोहित का ख्याल आया और उसने मिताली से पूछा, मिताली, रोहित कहाँ है? कुछ पता है क्या? सुबह से ढूंढ रहा हूँ लेकिन मिल ही नहीं रहा। आज साइट पर भी नहीं आया। ये सुन मिताली ने आइसक्रीम खाते हुए कहा, तुम्हारे उस दोस्त का पता भी चलता है क्या? कब कहाँ जाता है और कहाँ नहीं, कौन जानता है? लेकिन इससे पहले कि सचिन कुछ कहता, मायरा ने झट से कहा, अरे वो सुबह मेरे साथ ही था और हम दोनों साथ में एक अजीब से आदमी से मिलने गए थे। मायरा की बात सुन मिताली को अच्छा नहीं लगा, पर वो कुछ कह पाते इससे पहले ही सचिन ने मायरा की बात बीच में ही काटते हुए पूछा, अजीब सा आदमी? मगर कौन अजीब सा आदमी? इस पर मायरा ने सचिन को बताया, सुबह मिले थे हम उस आदमी से, बहुत अजीब अजीब बातें कर रहा था। मुझे तो उसकी बातें समझ नहीं आई, इसलिए मैं वहां से आ गई। उसके बाद रोहित कहाँ गया ये मैं भी नहीं जानती। काशवी, सचिन और मिताली दोनों आइसक्रीम खा रहे थे और साथ ही मायरा की बातें भी सुन रहे थे। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझते, अचानक ही मायरा का ध्यान ठीक अपने सामने सड़क के मोड़ पर गया। मायरा उस मोड़ को बड़े ही ध्यान से देख रही थी। उसे ऐसे देख मिताली ने पूछा, क्या हुआ मायरा, तुम इतने ध्यान से रोड पर क्या देख रही हो? मायरा अभी भी उधर ही देख रही थी। उसने कहा, अरे मिताली, मैं जिसकी बात कर रही थी ना, सामने देखो, वो अजीब आदमी यहीं से गुजर रहा है। मायरा ने उंगली से जिस तरफ इशारा किया था, मिताली और सचिन भी उसी दिशा में देखने लगे। तभी मिताली ने ध्यान से देखते हुए कहा, लेकिन मायरा, उधर तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा यार। मायरा को अत्यंत दूर जाते हुए साफ दिखाई दे रहा था। उसने एक बार फिर से कहा, देखो, वो उस पान की पटरी के पास से गुजर रहा है, वही आदमी। पर काशवी, सचिन और मिताली तीनों को वो नहीं दिखा। तभी सचिन, जो उस दिशा में ध्यान से देख रहा था, और उसने आइसक्रीम खाते हुए कहा, लगता है रोहित के साथ ज्यादा टाइम गुजारने की वजह से तुम भी उसी की जैसी बातें करने लगी हो। ये कहकर हंसने लगा और उसके साथ मिताली भी उसका साथ देने लगी। मायरा उन दोनों को हंसते हुए देखकर हैरान हो गई और उसने सचिन से पूछा, मतलब क्या कहना चाहते हो तुम, कि क्या मैं और रोहित पागल हैं? इस पर सचिन ने हंसते हुए कहा, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम दोनों पागल हो। मेरा मतलब ये है कि जिस तरह रोहित को कुछ ना कुछ दिखाई देता रहता है, उसी तरह तुम्हें भी देने लगा है अब। ये उसके साथ रहने का असर हुआ है तुम पर। अगर ऐसा है तो तुम तो सबसे ज्यादा रहते हो रोहित के साथ, फिर तुम पर उसके साथ का असर क्यों नहीं हुआ, बोलो? मायरा ने मुंह बनाते हुए पूछा। ये सुन सचिन को समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। तभी मिताली ने उसे समझाते हुए कहा, मायरा, छोड़ो भी अब उस अजीब से आदमी को देखना और जल्दी से आइसक्रीम खाओ, नहीं तो उस आदमी को देखने के चक्कर में आइसक्रीम जरूर पिघल जाएगी तुम्हारी। मिताली मायरा को समझाकर एक बार फिर हंसने लगी और मायरा उस बात को वहीं खत्म करके आइसक्रीम खाने लगी। तो वहीं दूसरी तरफ अद्यंत वहां से गुजरता हुआ सीधे रोहित से मिलने पुरोहित जी के घर पहुंच गया। अद्यंत को यूं अचानक देखकर रोहित ने हैरान होते हुए पूछा, आप यूं अचानक यहाँ? अद्यंत के चेहरे पर चिंता के भाव थे और उसने कहा, बात ही कुछ ऐसी थी कि आना जरूरी हो गया था। रोहित ने महसूस किया कि अद्यंत काफी चिंतित था, इसीलिए उसने अद्यंत से कहा, पहले आप अंदर आकर बैठिए, फिर आराम से बात करते हैं।
अत्यंत का जरा भी मन नहीं था उस घर में जाने का, लेकिन फिर उसने सोचा आज इस घर में रोहित के सिवाय कोई नहीं है, इसीलिए कोई परेशानी नहीं होगी। एक बार बस रोहित मेरे साथ चलने के लिए मान जाए। ये सोचते हुए वो सीधे रोहित के साथ घर के भीतर चला गया। अत्यंत को गुमसुम देख रोहित ने कहा, अच्छा आप बैठिए, मैं चाय लेकर आता हूँ आपके लिए। कहते हुए रोहित किचन के अंदर चला गया और कुछ ही पल में रोहित उसके लिए चाय बनाकर ले आया। रोहित ने अत्यंत से पूछा, क्या हुआ, अब बताइए, आप क्यों इतने परेशान दिखाई दे रहे हैं आप? इस पर अत्यंत ने रोहित को बताया, रोहित बात ही कुछ ऐसी है, वो जो नित्या है ना, उसकी आत्मा उस शरीर में नहीं है जिसमें वो तुमसे मिलती है, और मुझे लगता है कि इस बार वो जरूर कुछ बड़ा कांड करने वाली है। आप क्या कह रहे हैं? नित्या की आत्मा उसके शरीर में नहीं है, इसका क्या मतलब है? और ये कौन से कांड की बात कर रहे हैं आप? रोहित ने अत्यंत से हैरान होकर पूछा। तब अत्यंत ने उसे समझाते हुए कहा, देखो रोहित, मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। मेरे पास एक उपाय है नित्या को उसी के शरीर में कैद करने का, और अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो जल्द से जल्द मेरे साथ चलो। रोहित को अत्यंत की बातें बेहद अजीब लग रही थीं। इसी कारण उसने फिर से पूछा, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अभी रोहित इतना ही कह पाया था कि अत्यंत बुरी तरह भड़क गया और उसने गुस्से में रोहित से कहा, समझ नहीं आ रहा, इसीलिए तो मैं तुम्हें साथ चलने को कह रहा हूँ। देखो, हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, इसीलिए कह रहा हूँ कि जितनी जल्दी हो सके मेरे साथ चलो। ये कहते हुए अत्यंत तेजी से बाहर की तरफ जाने लगा। वो अभी बाहर की तरफ जा ही रहा था कि उसी समय सचिन, काशवी, मायरा और मिताली घर में दाखिल हुए। इतने में मायरा की नजर अत्यंत पर गई। मायरा ने जैसे ही अत्यंत को बाहर की तरफ जाते हुए देखा तो वो हैरान हो गई और उसने मन में सोचा, ये तो वही आदमी है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा था? जरूर रोहित से मिलने आया होगा। अभी मायरा ये सब सोच ही रही थी कि मिताली ने रोहित से पूछा, रोहित, ये क्या, चाय के 2 कप क्यों रखे हुए हैं? यहाँ कोई आया था क्या हमारे जाने के बाद? इस पर रोहित ने बाहर की तरफ इशारा करते हुए कहा, अरे वो देखो, अभी तुम्हारे सामने से तो गया है, बस उसी के लिए बनाई थी चाय। रोहित के जवाब पर सचिन और मिताली दोनों हैरान हो गए और सचिन ने बाहर की तरफ देखते हुए कहा, कौन गया रोहित? हमें तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, पागल हो गया क्या तू? मिताली ने भी सचिन की हाँ में हाँ मिलाते हुए ध्यान से बाहर की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, सचिन बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमें तो कोई नहीं दिखा बाहर और ना ही कोई दिखाई दे रहा है। ये सब सुन इससे पहले कि रोहित को जवाब देता, मायरा ने झट से कहा, हे भगवान, तुम दोनों की आंखें खराब हो गई हैं क्या, जो तुम दोनों उस आदमी को देख नहीं पाए? अरे बिल्कुल करीब से तो गया वो, ध्यान से देखो, वो आदमी जो कंधे पर झोला टांगे हुए तेजी से चला जा रहा है। सचिन और मिताली काफी देर तक बाहर की तरफ ध्यान से देखते रहे, लेकिन उन्हें दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दिया। इसके बाद जैसे ही सचिन ने रोहित से कुछ पूछना चाहा कि तभी रोहित ने कहा, मैं आता हूँ थोड़ी देर में, मुझे कुछ जरूरी काम है। ये कहकर रोहित भी तेजी से अत्यंत के पीछे दौड़ गया और सचिन ने खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहा, पता नहीं ये रोहित की अजीब अजीब हरकतें कब खत्म होगी। इन सब के बीच मायरा यही सोच रही थी कि ये अजीब सा आदमी सिर्फ मुझे और रोहित को ही क्यों दिख रहा है, पर उसने कुछ बोला नहीं क्योंकि उसे पता था कि कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। तो वहीं रोहित तेजी से दौड़ता हुआ अत्यंत तक पहुंच गया और उसने पूछा, आप मुझे कुछ तो बताएं, आखिर हुआ क्या है? यह आपकी आधी अधूरी बातें मुझे नहीं समझ आ रही, और वो लोग ऐसा क्यों कह रहे थे कि आप उन्हें दिखाई नहीं दे रहे? अत्यंत अभी भी तेजी से चला जा रहा था और उसने रोहित के सवालों को अनसुना करते हुए कहा,
थोड़ी जल्दी चलो, इससे पहले कि देर हो जाए। अत्यंत के चेहरे के हाव भाव बदले हुए थे और आज जिस तरह से वो चल रहा था उस हिसाब से लगता था कि कुछ बड़ा होने वाला है। कुछ ही देर में अत्यंत रोहित को लेकर उसी जगह पर पहुंच गया जहां पर नित्या की बॉडी पड़ी हुई थी। रोहित उसे देखते ही पूरी तरह से घबरा गया और उसके पास जाते हुए बोला, नित्या, नित्या उठो, ये तुम्हें क्या हुआ है? तुम उठती क्यों नहीं? नित्या को ऐसे देख रोहित की आंखों में आंसू आ गए। उसने गुस्से में अत्यंत से कहा, क्या किया है तुमने बेचारी नित्या के साथ जो इसकी ऐसी हालत हो गई है? हाँ, बोलिए। अत्यंत से सवाल करते वक्त रोहित ने नित्या की कलाई अपने हाथ में लेकर नब्ज देखी और फिर मन में सोचने लगा, नित्या का शरीर तो बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा पड़ चुका है, तो क्या इसका मतलब? ये सोचते हुए उसकी धड़कनें काफी तेज चलने लगी और चेहरा पसीने से तरबतर हो गया। अभी रोहित ये सब सोच ही रहा था कि अत्यंत ने उसे समझाते हुए कहा, होश में आओ तुम और ध्यान से इसके पैरों की तरफ देखो। रोहित अभी भी बौखलाया हुआ था और उसने कहा, क्या देखूं अब मैं इसके पैरों की तरफ? इस पर अत्यंत ने उसे एक बार फिर समझाते हुए कहा, इसके पैरों में पहनी हुई पायल की तरफ देखो पहले। अत्यंत के कहने पर रोहित नित्या के पैरों में पहनी हुई पायल की तरफ ध्यान से देखने लगा। रोहित अभी पायल को ध्यान से देख ही रहा था कि अत्यंत ने उससे पूछा, अब बताओ मुझे तुम, जो पायल इसके पैरों में है, क्या ये वो पायल नहीं है जो तुम्हारे सपनों में आने वाली चुड़ैल के पैरों में दिखाई देती है? रोहित ने जैसे ही नित्या के पैरों की पायल देखी तो मन में सोचने लगा, अरे ये तो सच में बिल्कुल वैसी ही पायल है जैसी मैंने सपनों में उस औरत के पैरों में देखी थी। क्या जो अत्यंत कह रहा है वो सही है? नहीं, ये कोई चाल भी तो हो सकती है इसकी। रोहित के मन में हर तरह के विचार उठने लगे और यही सब सोचते हुए उसने अत्यंत से पूछा, मैं कैसे मान लूं कि जो आप कह रहे हो वही सच है? अत्यंत ने अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हें ऐसे यकीन नहीं होगा, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर ये चुड़ैल अपने शरीर में नहीं है तो जरूर वो कुछ बहुत बड़ा करने की फिराक में है। ये कहते कहते अत्यंत गहरी सोच में डूब गया और उसने फिर तपाक से कहा, तुम जरा मुझे अच्छे से सोचकर बताओ कि क्या तुम्हारे पास कुछ भी ऐसा है जो नित्या को चाहिए? रोहित मन में सोचने लगा, अस्थियां तो मैं उसे पहले ही दे चुका हूं और उन्हीं अस्थियों से ही उसने मुझसे खंजर बनवाया था, तो फिर अब क्या चाहिए होगा उसे? कहीं वो किताब तो नहीं चाहिए नित्या को? क्योंकि जिस दिन मैं माई से किताब लेकर आ रहा था उस दिन नित्या मिली थी मुझे। कहीं उस वक्त उसे मुझ पर शक तो नहीं हो गया था? अभी रोहित ये सब सोच ही रहा था कि अत्यंत ने उसके मन की स्थिति का अंदाजा लगाते हुए बीच में ही टोककर कहा, यहाँ बैठकर सोचने का वक्त नहीं है तुम्हारे पास, उठो और जल्दी से घर जाओ। वो जरूर उस चीज को ढूंढने की कोशिश करेगी जिसके बारे में अभी तुम सोच रहे हो। अत्यंत की बातें सुनकर रोहित फुर्ती से उठा और घर की तरफ जाने लगा। तभी अत्यंत ने उसे आवाज देते हुए कहा, सुनो, ये लाल रंग का कपड़ा लेते जाओ। रोहित ने उस कपड़े को ध्यान से देखते हुए कहा, लेकिन ये कपड़ा किस लिए? इस सवाल पर अत्यंत ने उसे समझाते हुए कहा, अगर तुम्हें महसूस हो कि वो किसी और के शरीर में है तो तुम ये लाल कपड़ा उसके हाथ में दे देना और जैसे ही तुम ये कपड़ा उसके हाथ में दोगे तो उसे वो शरीर छोड़कर इस शरीर में वापस आना ही होगा। रोहित अत्यंत की हर बात को बहुत ध्यान से सुन रहा था और उसने कपड़ा लेते हुए कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद हमें क्या करना होगा? अत्यंत ने अपने झोले में से उसे एक कड़ा निकालकर देते हुए कहा, उसके बाद जितनी जल्दी हो सके तुम वापस यहाँ आ जाना और ये कड़ा उसके हाथ में पहना देना। लेकिन एक बात जिसका तुम्हें ध्यान रखना होगा वो ये कि उसे बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए कि तुम उसकी सच्चाई जानते हो।
नहीं तो वो कभी भी इस शरीर में वापस नहीं आएगी। अत्यंत की बात सुनकर रोहित को घबराहट होने लगी और वो अत्यंत का दिया हुआ कड़ा और कपड़ा अपनी जैकेट की जेब में रखकर तेजी से घर की ओर दौड़ा। उसके दिमाग में अजीब अजीब विचार आ रहे थे। रोहित मन में सोचने लगा, क्या जो इस आदमी ने कहा वो सही है? ये कोई षड्यंत्र भी तो हो सकता है। लेकिन अगर उसकी कही हुई हर एक बात सही हुई तो? रोहित पसीने से तरबतर होकर घर की तरफ दौड़े जा रहा था।